नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ वीव टुडे पर। और आज हम बात कर रहे हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। इसराइल में एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने बहुमत जीत हासिल की। But one नेतन्याहू ने 120 सदस्य संसद में 64 सीट जीतकर बहुमत जीत हासिल की है। पिछले 3 साल में 5वीं बार हुए चुनाव में नेतन्याहू की वापसी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री यायर लापिड को चुनौती देते हुए नेतन्याहू ने एक बार फिर सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब इसराइल के लोगों को उम्मीद है कि नेतन्याहू के नेतृत्व में उन्हें एक स्थिर सरकार मिलेगी। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार 12 साल से इसराइल की सत्ता पर काबिज हैं। एक दौरा ऐसा था कि उनके टक्कर का कोई और विपक्षी नेता नज़र ही नहीं आता था, लेकिन साल 2021 में नेतन्याहू के हाथों से कुर्सी छीन ली गई थी। ये वह दौर था जब नेतन्याहू पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। 2020 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इसराइल में भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए। उन पर आरोप था कि उन्होंने बड़े बिजनेसमैन और मीडिया दिग्गजों के साथ मिलकर रिश्वत और धोखाधड़ी का काम किया है। इसी बीच विपक्ष की गठबंधन सरकार मजबूत होती चली गई और नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ा। नेतन्याहू अब 5वीं बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इसराइल में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी कि नेतन्याहू फिर से इस ताकतवर देश की कमान संभालेंगे। नेतन्याहू ने सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री का पद संभाला है। उन्होंने लगातार 12 साल तक और कुल मिलाकर 15 साल तक देश पर शासन किया है, जिसके बाद एक बार फिर उनका सफ़र शुरू हो गया है। इसराइल हमेशा से ही अपनी दुश्मनों से घिरा रहा है, उसके लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती की तरह है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में स्थिर सरकार को लेकर भी चिंता है। साल 2018 के बाद से ही इसराइल में राजनीतिक अस्थिरता वाले हालात हैं। 3 साल में देश में 5वीं बार चुनाव हो चुके हैं। इसका सीधा कारण यह है कि यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ किसी की भी सरकार नहीं बनती है, इसीलिए छोटे छोटे दलों के गठबंधन से सरकार बनाई जाती है, जो वक्त आने पर हाथ खींच लेते हैं और दोबारा चुनाव वाले हालत बन जाते हैं। अब नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इसराइल को एक स्थिर सरकार दें। अब इसराइल में नेतन्याहू की वापसी को फ़लस्तीन संघर्ष से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद फ़लस्तीनी विद्रोहियों के खिलाफ कहर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार वो इसराइल के नेता इतामार बेन ग्विर के साथ मिलकर सत्ता में आए हैं। बेन ग्विर वो नेता हैं जो खुले तौर पर फ़लस्तीनी के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने का ऐलान भी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने इसराइल में फ़लस्तीनियों के लिए वफादारी परीक्षण की भी वकालत की है। फ़लस्तीनी राजनीतिक पार्टी फतह के प्रवक्ता ने अल जज़ीरा से बात करते हुए इस मामले को लेकर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो सरकार बन रही है उसमें पिछली से भी ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। बस दोनों की इस बात को लेकर कंपटीशन करते हैं कि इसराइल में अरब आबादी के प्रति कौन ज़्यादा नस्लवादी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी के बाद इसराइल में रहने वाले फ़लस्तीनियों पर क्या असर होगा। When you look at the economic data, Israeli Arabs have not benefited as much as other citizens of Israel from the economic boom. What my government has done is take 15 billion shekels, that's a lot of money in Israel, and put it into a multi-year plan for roads, for schools, for clinics, because I want to see all the citizens of Israel, Arabs and Jews alike, to have the same opportunity to benefit in this amazing success story that's called the State of Israel. Has the Trump administration's policy on Iran, which you've largely backed, made Israel more unsafe? The answer categorically is no. What has challenged Israel's security is Iran's goal, one, to have nuclear weapons, and second, their attempts to bring their army or pieces of their army into Syria, right in Israel's backyard, with the express purpose of destroying. They were offered everything, just about everything, in Camp David in 2000 with President Clinton and the then Prime Minister Barack, and they walked away from that. They walk away each time.